ईरान का बैनुल-अक़वामी एक तनाज़ा चल रहा था न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। उन्होंने एक पोजीशन लिए रखी, बहुत तवील अरसा लगा और आज उनका एग्रीमेंट हो गया। उसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी, लेकिन बदले में जितनी इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं वो रिमूव कर दी जाएंगी। पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन का मनसूबा जो है, हो सकता है कि उसके लिए भी फौरी तौर पर गुंजाइश निकल आए, क्योंकि जैसे ही वो पेट्रोलियम और गैस से रिलेटेड सैंक्शंस रिमूव होंगी, ईरान लीबिया सैंक्शंस एक्ट है, तो ये प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली जो है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के लिए दस्तयाब हो जाएगा। पाकिस्तान का भी भारत के साथ ऐसा ही एक तनाज़ा है, बैनुल-अक़वामी सतह से चल रहा है। कश्मीर का इशू बुनियादी है उसमें, लेकिन उसके दरमियान बहुत सारे दीगर तनाज़ात कश्मीर के मसले की वजह से पैदा हो जाते हैं। इसमें दो बड़े इशू जो अभी रिसेंट पास में हमारे सामने आए, एक समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग का वाक़या था और दूसरा मुंबई अटैक्स हैं, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा खटाई का शिकार हुए। जो मोदी के साथ मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट आई, उसमें बड़ा तफसील के साथ जिक्र किया गया। बॉम्बे अटैक के जो कल्प्रिट्स हैं, लखवी साहब के ऊपर मेन इल्ज़ाम है कि उन्होंने सारा कुछ किया था उनके वॉइस सिग्नेचर्स की वेरिफिकेशन के हवाले से, लेकिन कहीं पर भी वो जो समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग का वाक़या है उसका तज़किरा नहीं किया गया। उसके ऊपर बहुत मज़म्मती किस्म के बयानात अपोजिशन की जानिब से आए, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि समझौता एक्सप्रेस की बर्निंग हो या हमारे पास मुंबई अटैक्स हों, इसमें कहाँ क्या हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे, और इसके अलावा जो कराची ऑपरेशन है वो दिन ब दिन उसके ऊपर तनाव बरकरार है, तनाव हल नहीं हो रहा। जो लास्ट एपेक्स कमेटी हुई है उसके बाद पीपल्स पार्टी और रेंजर्स लगा के दोबारा एक पेज पे आ गए, जो इनके दरमियान दूरियां थी वो कवर हो गई। तो हम पीपल्स पार्टी से भी आज पूछेंगे कि इनकी क्या पोजीशन है, और इसके अलावा MQM से भी जानेंगे कि इनकी क्या शिकायतें हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ होंगे रहमान मलिक साहब, और उनसे हम बात करेंगे मुंबई अटैक समझौता एक्सप्रेस के हवाले से। दूसरे हिस्से में शर्जील मेमन साहब और नदीम नुसरत साहब, और इसके अलावा और भी मेहमान हमारे साथ होंगे और उनसे कराची ऑपरेशन के ऊपर हम बात करेंगे। रहमान मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ नदीम साहब, आपके प्रोग्राम देखता रहा हूँ, बड़ी बड़ी डेप्थ के साथ स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं ईरान को मुबारकबाद पेश करूँगा। हमें खुशी इसलिए है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खासतौर पर आसिफ जरदारी साहब ने शुरू किया था ईरान गैस पाइपलाइन, तो मुझे थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा जो थर्ड वार एक्सपेक्टेड थी बिकॉज ऑफ दिस राव बिटवीन ईरान एंड वर्ल्ड पास, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वो ये खत्म हो जाएगी और इस खत्ते में अमन जो है वो बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है इस एग्रीमेंट के बाद। दुरुस्त है। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि आप इंटीरियर मिनिस्टर थे और तफसीलात जितनी आपके पास होंगी किसी और के पास नहीं होंगी। पहले स्टार्ट करते हैं मुंबई हमलों के हवाले से। मुंबई हमले कहाँ प्लान हुए और इसके पीछे कौन था? देखिए नदीम मलिक साहब, जिस तरह इंडिया हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई साजिश में लगा रहता है, और सबसे बड़ी साजिश जो सबसे पहले की वो ईस्ट पाकिस्तान को तोड़कर पाकिस्तान बांग्लादेश बनाना किसी से नहीं छुपा। और मोस्ट रिसेंटली जो मोदी साहब ने कहा है कि बड़े डंके की चोट पर हमने तोड़ा था, वो आपके सामने है। इसी की बैकग्राउंड में आप आगे चलिए कि जब ये बॉम्बे ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त इंडिया ने सोचा न समझा, फौरन कहा कि ये पाकिस्तान ने किया। और जब हमने तफसीलात मांगी तो हमारे पास कोई तफसीलात किसी किस्म की नहीं दी गई। इस मामले को उस वक्त डिफेंस कमेटी में उठाया गया, मैं उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर था, तो ये मेरी जिम्मेदारी लगी कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करके जो सही हक़ाइक़ का सामने लाएं। इसमें कोई डाउट नहीं कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स से कुछ पाकिस्तान से वो जरूर इस्तेमाल हुए। अब जब उस वक्त मेरी बातचीत हुई जो उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर थे, और दूसरे उसके बाद चंदे साहब आए, तो पहले चिदंबरम थे, उनसे बात हुई, तो बिल्कुल इस मामले में सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि इसमें इंडिया का हाथ भी है। तो मैंने कहा चिदंबरम साहब इस तरह कर लेते हैं, वक्त के साथ हम देखते हैं। आप कह रहे हैं कि बॉम्बे अटैक्स में पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स और इंडिया का हाथ भी है? इंडिया का हाथ प्रूव हो चुका है, मैं अभी आपको वो हक़ाइक़ बताता हूँ। तो चिदंबरम साहब क्योंकि इसमें सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो मैंने कहा मुझे एक क्वेश्चन देने दें, उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दे दें तो फिर चीज़ वाज़िया हो जाएगी। उसमें एक सवाल आया डेविड हेडले का, जो कि बेसिकली पाकिस्तान में वो पैदा हुआ, उसके वालिद रेडियो पाकिस्तान में काम करते थे एज ए डीजी। वो चले गए अमेरिका में, और ये अमेरिका ही की पैदाइश में, क्योंकि उनकी दूसरी बीवी से उनके वो साहबजादे थे। वो एक ड्रग के बड़े केस में पकड़े गए और अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको माफी दे के उसमें उनको इंडेमनिटी दे दी, और यही डेविड हेडले इस्तेमाल होता है इस बॉम्बे ब्लास्ट में, क्योंकि इसी ने वीडियो बनाई उस होटल की,
और यही अंडर कवर आया पाकिस्तान में। इसी ने नॉन स्टेट एक्टर से हमारे से मुलाकात की। इसके अलावा 2 और आए मुसलमान लड़के जो मरीदके में रहे। उसके बाद वो लड़के कहाँ से आए? ये इंडिया से आए, इंडियन और नेशनल इंडिया की रॉ ने प्लांट किया। इंडियन रॉ ने 2 मुसलमान लड़के भेजे जो आप कहते हैं मरीदके में आके रहे। मरीदके में रहे शुरू में, और उसके बाद 2 चीजें बड़ी अहम है कि इंडिया इल्जाम लगाता हम पे। मैं ये प्रूव कर सकता हूं, और आज मैं चैलेंज करता हूं, मैं यूज वर्ड कर रहा हूं, चैलेंज करता हूं चिदम्बरम को, शिंदे को और फॉर्मर प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह को कि आज एक शो में मैं अकेला होऊंगा, ये तीनों बैठ जाएं। मैं इनको साबित करूंगा कि बॉम्बे ब्लास्ट और समझौता एक्सप्रेस जो था ये इंडिया की कॉन्स्पिरेसी थी। इंजीनियर भी इंडिया ने की, उसको एग्जीक्यूट भी इंडिया ने किया, और उसके बाद कवर अप भी इंडिया ने किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो इन्वेस्टिगेशन है जो कर्नल, जो एक बड़ा ही इनका कॉम्पिटेंट अफसर है कराकरे, उसने की थी, जिसको गोली मार के मार दिया गया था बॉम्बे ब्लास्ट वाले दिन। वो दिन इस्तेमाल हुआ, और कर्नल प्रोहत जो कि इंडियन इंटेलिजेंस रॉ का बंदा है, उसने कॉन्स्पायर किया समझौता एक्सप्रेस। और जब ये सर मुंबई के ऊपर वापस आ जाऊं, मुंबई के ऊपर वापस आ जाऊं। पहले मुंबई में आपने कहा कि 2 लड़के बॉम्बे अटैक्स में रॉ ने प्लांट किए जो मुंबई में यहाँ हमारे मरीदके में आके रहे। उन लड़कों के नाम क्या थे? थोड़ा सा वो नाम मैं तफसील आपको दूंगा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये वो 2 बंदे थे जो कि रिकॉर्ड में मौजूद हैं, जिनके पास से बॉम्बे ब्लास्ट होने से 3 दिन पहले एक नक्शा मिला था, जिसमें ये जो होटल था उस पर रेड निशान लगा हुआ था। तो अगर ये इंडियन रॉ का मंसूबा नहीं था, तो जब ये उनके नोटिस में आ गया था कि ये 2 लड़कों के पास जो नक्शा मिला है इसमें अटैक होने वाला है बॉम्बे में, तो उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया? ये लड़के कहाँ गिरफ्तार हुए थे? ये वहां पे इंडिया में हुए थे, दिल्ली के पास। तो आपने कहा ये रॉ के एजेंट थे, तो उन्होंने अपने एजेंट खुद क्यों पकड़े? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं ना। तो वो चाहते थे अगर पकड़ के, अगर नहीं थे तो पकड़ के उनको एक्शन ले लेते, और फिर वो चीज जो बॉम्बे में होनी थी उसको रोक लेते, क्योंकि राज चाहती थी कि ये बॉम्बे में ये बॉम्बे ब्लास्ट हो जाए और पाकिस्तान का नाम बदनाम कर सकें। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं उसको साथ कफल करता हूं कि जब अजमल कसाब और दूसरे लड़के इनके साथ गए, जो कि इंडिया की प्लान शुदा कॉन्स्पिरेसी के तहत गए, ये बोट कौन सी थी? रबर की, और ये बहुत दूर खड़ी थी शोर से, किनारे से। तो उस जगह पे जहाँ पे तयशुदा था वो इंडिया के ही लोग लेके गए, उनको वहां पे किनारे पे ले जाके गाड़ियों में बिठा के जाके ठहराया गया कहीं पे। तो वो बंदे जो कि आम रिमोट एरिया से रहने वाले लोग, उनको क्या पता था बॉम्बे की गली कौन सी है, बॉम्बे की कौन सी। डेविड हेडली जो है वो तो अमेरिकी शहरी है, तो उनका क्या रोल था? क्योंकि जर्रार शाह की और लखवी की गुफ्तगू की टेप तो कहते हैं कि अमेरिका ने दी थी। जी देखिए, अमेरिका कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि एक फेक किस्म की टेप आ जाए तो वो कहेंगे कि आप उनकी कन्वर्सेशन है। लेकिन मेरा एक सवाल पूरी वर्ल्ड से है कि ये जो पैसा खर्च हुआ ये तो किसी ने दिया ना। डेविड हेडली ने 5 विजिट किए इंडिया पाकिस्तान में, उसके पास पूरी गैजेट थी, वो उसके पास क्रेडिट कार्ड था, उसने अपना दफ्तर खोला बॉम्बे में ट्रैवलिंग एजेंसी का। कौन सपोर्ट कर रहा था? क्या बाहर के किसी मुल्क को, इतनी बच्चे को, किसी लड़के को या किसी बंदे को इजाजत है कि इंडिया में ऐसा काम कर सके? तो इंडिया डेविड हेडले एक्टेड एज ए डबल एजेंट फॉर द वर्ल्ड पावर, फॉर इंडिया, एंड ही वाज यूज्ड अगेंस्ट अस इन पाकिस्तान। आप अमेरिका और इंडिया दोनों को कह रहे हैं कि इन्होंने मिलकर कॉन्स्पायर किया और डेविड हेडले डबल एजेंट था और उसने सारे प्रोसेस को फैसिलिटेट किया। बिल्कुल, और उसको पूरा पता था। हाँ, जो वीडियो रिकवर हुई डेविड हेडले से, वो डेफिनेटली डेविड हेडले ने किसी की मदद से बनाई थी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, जब मैंने चिदम्बरम साहब से कहा कि डेविड हेडले इसमें पूरा मुलव्वस है, तो वो नहीं माने। और आज मेरा क्वेश्चन है इंडिया से, if David Headley was not involved in Bombay blast, then why have you registered a case against David Headley in the matter of ज़कीउर रहमान लखवी का क्या रोल था इसमें? देखिए, उनको ये कहते हैं कि उन्होंने काउंट एक इंट्रोड्यूस करवाया था, जिस काउंट का लिंक जाता है इंटरनेट की पेमेंट का। तो बेसिकली तो कोई भी किसी का अकाउंट खुला सकता है। अगर लखवी इन्वॉल्व भी था तो उसका ये इंडिविजुअल एक्ट था, उसके पीछे स्टेट तो नहीं थी। अब हर चीज में कोई चीज भी होती है, मैं तो अपने जाती तजर्बे की बिना पे कह सकता हूं
पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करना और एज ए नेशन पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम करना। तो मैं ये कर दूं कि जो चार्टर ऑफ एजेंडा है इराक का, उसका फर्स्ट जो है पैरामीटर उसका वो है एंटी पाकिस्तान, और उसी एंटी पाकिस्तान के चीज को सामने रखते हुए आप देखेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ लगातार ये साजिश हो रही है। रहमान मलिक साहब, आप बहुत बड़ा आज आपने दावा किया है कि वो 2 लड़के आए और डेविड हेडली का रोल। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ यहाँ प्रोग्राम में तशरीफ रखें और मुझे उन लड़कों की तस्वीर दें, डेविड हेडली की वो सबूत दें। मैं यहाँ स्क्रीन पे चलाऊंगा वो सबूत जो आप जिनका दावा कर रहे हैं। नदीम मलिक साहब, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिनमें उनके नाम भी डिस्क्लोज करूंगा। और एक चीज और मैं अर्ज कर दूं कि रा के जितने भी इस वक्त कर रही हैं कंस्पिरेसी, उनको भी सामने लाऊंगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मेरी एक एडवाइस है टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि ये जो आपकी रा एजेंसी है इससे पूरी ब्रीफिंग लें और रा एजेंसी रा मटेरियल आपको ना दे, फाइनल मटेरियल करके आपको दे, क्योंकि आपको मिसलीड कर रही है। रा अपने एजेंडे में आज भी उसी तरह ही काम करी जिसे ब्रह्मदास भुगती को पाकिस्तान इंडियन पासपोर्ट दे के उसको हर नए साल में उनका नया साल वहां मनवाते थे। मैं सारी बातें वो कह रहा हूं जो इसका प्रूफ मैं दे सकता हूं, और मैं ये बड़ा सेफली कह सकता हूं कि समझौता एक्सप्रेस बॉम्बे ब्लास्ट जो है, इट वाज द बेसिकली इट वाज अ कंस्पिरेसी इंजीनियर्ड actually executed by India against Pakistan to bring bad name to our country. लिहाजा ये एक मेरी रहमान मलिक साहब, और बात करता हूँ कि 2 इंटीरियर मिनिस्टर उनके रहे हैं, वो मेरे सामने आ जाए आमने सामने किसी शो में वर्ल्ड में, आई स्पॉन्सर देयर विजिट इन द वर्ल्ड वेर एवर दे वांट, और करें मेरे से बात कि जो मैंने बातें की थी वो ठीक हुई कि नहीं हुई। डेविड हेडले को इन्होंने FIR में नाम लाया, रजिस्टर की उसके खिलाफ, इसलिए रजिस्टर की कि उन्हें पता था कि डेविड हेडले इन्वॉल्व हो चुका है। और फिर वो 26 क्वेश्चन जो मैंने दिए थे इंडिया का, उसका क्यों जवाब अभी तक पूरों का नहीं दिया। 2 दफा जुडिशियल कमीशन भेजा इंडिया में, और आपने उन विटनेसेस को क्यों नहीं सामने पेश किया उस जुडिशियल कमीशन की क्या वजह से। इसका मतलब यह है कहीं तो कोई गड़बड़ है जो आप छुपा रहे थे। वो गड़बड़ ये थी कि इंडिया को खुद पता था कि हमारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बेसिकली ये ऐसी हरकतें करते रहते हैं, वो इसलिए करते हैं कि कश्मीर में जो ये ज्यादती करते हैं। रहमान मलिक साहब, मैं यहाँ ब्रेक करीब आ गई है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इन डे और 2 जब भी आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं तो आप मेरे साथ बैठें और ये पूरे प्रूफ हम स्क्रीन पे दिखाएं लोगों को, वो तस्वीर, वो वीडियो लिंक। पाकिस्तान आ जाऊंगा, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, फिर आपको एक इंटरव्यू दूंगा इसमें डिटेल में। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नदीम नुसरत साहब, डिप्टी कन्वीनर MQM हमारे साथ हैं लंदन से। नदीम नुसरत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं आप? कैसे हैं नदीम साहब? खैरियत से हैं? मेरे हम नाम है आप, तो सब लोग नदीम अच्छे होते हैं, मेरा ख्याल यही है, इसलिए मैं आपको भी उन्हीं में शामिल करता हूँ। जी, आपकी नवाजिश। बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि अनवर साहब की रुखसती क्यों किया आपने? हमने, मेरा ख्याल हमारा जो प्रेस रिलीज है वो उसमें मुकम्मल तफसील मौजूद है, लेकिन बहरहाल मैं दोहरा देता हूँ। उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है, हमने अनवर साहब को खराज तहसीन भी पेश किया है, और उसमें उनकी जो खिदमात रही हैं कड़े वक्त में MQM के लिए, उसका बरमला एतराफ़ है उसमें। और उसमें ये भी वजाहत है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से हमने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है कि उनके मेडिकल अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो उनको अटेंड करने जाते हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में नहीं वो वक्त दे पा रहे थे। तो आपने लिखा कि उनकी याददाश्त अच्छी नहीं रही, वो भूल जाते हैं, ये भी आपने तफसील लिखी। तो बहुत लोगों ने हमारी ऑब्जर्वेशन है जो हमने शेयर की। देखें, ये ऑब्जर्वेशन हो सकती है, अब इसके बारे में इंटरप्रिटेशन कुछ भी करें, लेकिन मैं बड़ा क्लियरली कह दूं इसके पीछे कोई सिनिस्टर डिज़ाइन नहीं है, कोई साजिश नहीं है। ये तहरीकों में, सियासी जमातों में इस तरह नदीम नुसरत साहब, मैं इसका पार्ट है। सीधा ही सवाल आपसे करूंगा। बहुत से लोगों ने इससे ये तासुर लिया है, उनका ख्याल यह है कि जो 2 लोगों के नाम सामने आए थे पुलिस स्टेटमेंट में, पहली वाली की तो डिनाइल हो गई थी, दूसरी वाला डॉक्यूमेंट उन्होंने इनडायरेक्टली कंफर्मेशन उसकी दे दी थी, उसमें इन 2 लोगों का नाम था, इसलिए डिस्टेंस कर लिया MQM ने खुद को अनवर साहब से, और हो सकता है आने वाले दिनों में तारिक मीर से भी डिस्टेंस कर लें। देखिए, लोग जिस तरह के इंटरप्रिटेशन करना चाहें, किसी भी आज़ाद माशरे में
जमहूरी माशरे में लोगों को राय कायम करने की इजाज़त होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है उनका इसका हक़ है, दे आर एब्सोल्युटली एंटाइटल्ड। लेकिन जहाँ तक हक़ाइक़ का ताल्लुक़ है वो वही हैं जो मैंने आपसे अर्ज़ कर दिए कि जिन वजूहात की बुनियाद पर उनको सबकदोश किया गया जिम्मेदारियों से, उसमें क्लियरली स्टेट की गई स्टेटमेंट में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई इम्कान है कि आप तारिक मीर साहब से भी डिस्टेंस करेंगे? देखिए, इम्कान तो ये है कि कई लाख लोग MKM में नए शामिल हो जाएंगे, ये है कि कुछ लोग चले जाएंगे, ये तो मुमकिन नहीं है कि आप जहाँ है रूल आउट नहीं कर रहे, रूल आउट नहीं कर रहे इस ऑप्शन को आप? नहीं, उसमें देखिए वो तो कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है, सिर्फ इनके हवाले से नहीं है। अब ये तो नहीं हो सकता कि जो आप किसी और के बारे में कह दें, फारूक सत्तार साहब के हमेशा रहेंगे, या मैं हमेशा रहूंगा, या जरदारी साहब हमेशा रहेंगे, या नवाज शरीफ साहब हमेशा रहेंगे, ये तो मुमकिन नहीं है ना। और अल्ताफ हुसैन साहब के मतलब क्या कहेंगे? आप उनका नाम नहीं लिया, वो कायद हैं। वो तहरीक के कायद हैं। जरदारी साहब की हैसियत पार्टी के लिए भी तो वैसी है ना। वो को चेयरपर्सन है, कायद है तहरीक। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस और आपसे बातें होती है। एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रहमान मलिक साहब ने आज जिन चीज़ों का दावा किया है वो इतने कहना चाहिए कि हिला देने वाली हैं, क्योंकि स्टेट के पास अगर ये इन्फॉर्मेशन थी तो दोबारा हमें जाना पड़ेगा उसी जॉइंट स्टेटमेंट की तरफ जो नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ साहब के माबैन आई, जिसमें बड़ी तफसील के साथ बॉम्बे अटैक्स का तज़किरा हुआ। तो वहाँ पर एक नुक्ता ये क्यों नहीं डाला गया कि जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट थी उसकी एविडेंस भी शेयर की जाएगी? सिर्फ यहीं तक क्यों रोका गया कि जो वॉइस सिग्नेचर्स हैं लखवी के वो शेयर किए जाएंगे? लगा ये कि सारा कुछ ही पाकिस्तान ने किया। समझौता एक्सप्रेस में कर्नल पुरोहित और एक उनके असामी हैं स्वामी असीम आनंद, ये RSS से इनका ताल्लुक था, कन्फेस कर चुके हैं इंडियन पुलिस की हिरासत में दोनों लोग। तो हमें थोड़ा सा खौफ का शिकार हुए बगैर बाज़ बैनुल-अक़वामी मामलात में जहाँ पाकिस्तान का नाम है उसको बदनाम करने की कोशिश हो रही हो हमारी एनिमी की जानिब से, तो जॉइंट स्टेटमेंट के अल्फाज बड़े चुन के रखे जाते हैं। हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को यकीनन इसके ऊपर दोबारा रिव्यू करना चाहिए। शर्जील मेमन साहब हमारे साथ हैं। शर्जील मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नदीम साहब। मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये फरमाइएगा कि एपेक्स कमेटी में क्या तय पाया था इस दफ़ा के ऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? पहले कुछ तासुर ये था कि पीपल्स पार्टी और रेंजर्स में दूरियां बढ़ी हैं, लेकिन इस मीटिंग के बाद और ख़ास तौर पर बिलावल की भी मीटिंग हुई, लगा ये कि वो तमाम मामला जहाँ दूरियां थी वो आपस में आप लोगों ने तय कर ली हैं। कुछ रोशनी डालिएगा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम साहब। पहली बात ये कि एपेक्स कमेटी की रूटीन की मीटिंग थी और उसमें यही तय पाया गया कि किसी भी तरीके से जो दहशतगर्दी है उसका खात्मा करना है। और अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बताना चलूँ कि चारों सूबों की निस्बत सिंध को ये कहा जा सकता है कि उसमें क्राइम कम से कम है और लॉ एंड ऑर्डर को काफी बेहतर तरीके से मेंटेन किया है पुलिस ने और रेंजर्स ने मुश्तरका तौर पर। जो रेंजर्स ऑपरेशन जो है इज ए सक्सेस स्टोरी या इसमें मसाइल हैं, कामयाब है ये? मैं ये कहूंगा कि कराची में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन किया है। जो बड़े बड़े केसेस आपने देखे कि पुलिस ने उनको डिटेक्ट किए हैं और रेंजर्स भी बड़ी अच्छे तरीके से ऑपरेशन कर रही है और काफी लोगों को गिरफ्तार कर रही है। सिंध के दीगर इलाकों में, देही इलाकों में पुलिस जो है वो उसको ऑपरेशन को लीड कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से वहां पर भी क्राइम इस वक्त कम हुआ है और जो किडनैपिंग और रैंसम और दीगर जो वारदातें हैं वो ना होने के बराबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस और रेंजर्स दोनों मुश्तरका तौर पर बशमूल हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी मदद से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है, ये कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन आप कहेंगे एक सक्सेस स्टोरी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, एक चीज़ फरमाएं कि बिलावल की मुलाकात हुई कोर कमांडर के साथ और DG रेंजर्स के साथ चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो दूरी थी उसके बाद लगता है ख़त्म हो गई। क्या चीज़ें तय पाई? बिलावल ने ऑल आउट सपोर्ट किया, क्या किया उन्होंने? देखिए जी, बिलावल साहब ने बिल्कुल जो ऑपरेशन ज़रबे चल रहा है मुल्क में उसमें पाक अफवाज की जो कुर्बानियां हैं उसके रोल को सराहा। ना सिर्फ सराहा, उन्होंने एक वाज़ेह बात की कि पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर उस कोशिश की हिमायत करेगी जिससे मुल्क को पुरसुकून बनाया जाए और जो भी टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनका खात्मा किया जाए। ये एक और चीज़ मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ कि अगर आप जो भी हमारी नेशनल पार्टीज हैं उसमें वाहिद पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने खुलकर दहशतगर्दी की मुखालफत की है। वरना माजी में आपके भी जहन में होगा और आप लोगों को पता होगा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी तो यहाँ तालिबान के दफातर खुलवाना चाहती थी, कुछ पॉलिटिकल पार्टी तो कहती थी कि तालिबान पंजाब का रुख ना करो, हम आपके ही नजीरे के हामी हैं। तो उन लोगों के शायद उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रखकर इस ऑपरेशन की हिमायत की, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का
मेमन साहब, मैंने बिलावल के ऊपर सवाल इसलिए किया क्योंकि उनसे वैसे तो इंटरव्यू का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी ट्वीट से जो तासुर मिलता है कि वो बड़ा स्ट्रांगली इस मामले में उनकी फीलिंग है कि ये जो दहशत गर्दी है इसके खिलाफ ऑल आउट जाना चाहिए, दहशत गर्दी का खात्मा। उनकी वालिदा भी गई इसी एक हादसे की नज़र हुई, तो शायद एक वो जो जज्बात होते हैं दिल में उनके बाकियों की निस्बत ज़्यादा होंगे। तो क्या उनकी तरफ से मुकम्मल सपोर्ट आई उस मीटिंग के अंदर कि आप जाइए, ऑल आउट जाइए और कराची को दहशत गर्दों से पाक करिए, यही कहा गया? बिल्कुल जी। हमारे अल्फाज दोहरा देंगे बिलावल ने क्या कहा? देखिए जी, चेयरमैन बिलावल साहब ने यह कहा कि जो भी इस वक्त ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब है उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ना सिर्फ इस वक्त सपोर्ट करती है, फ्यूचर में भी फुल सपोर्ट करेगी। कराची ऑपरेशन पे क्या कहा? क्योंकि डीजी रेंजर ज़र्ब अज़ब तो नहीं कर रहे ना, वो तो कराची ऑपरेशन कर रहे हैं। कराची ऑपरेशन पे क्या कहा? पूरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए उन्होंने ये मैसेज दिया, और कराची ऑपरेशन के लिए उन्होंने कहा कि जहां पर भी दहशतगर्द मौजूद हो, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुलिस और रेंजर्स को मुकम्मल तौर पर सिंध हुकूमत मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अच्छा, नदीम नुसरत साहब भी साथ हैं, उनसे भी साथ साथ ही बात करते हैं। नदीम नुसरत साहब, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गवर्नर साहब उस मीटिंग में साथ बैठे होते हैं और यकीनन हर मीटिंग में वो आपके तहफ़्फ़ुज़ात कन्वे करते हैं। मैं मीटिंग के बाद पूछता हूँ लोगों से क्या बातें हुई, तो मुझे फील मिल जाती है कि ये इशूज़ टेकअप हुए। गवर्नर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मीटिंग में उठा रहे होते हैं, फिर आपके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार क्यों रहते हैं? ये तो हम वाजे कर चुके हैं कि जो गवर्नर सिंध है, दोबारा बताइएगा, आपकी आवाज़ मैं सुन नहीं पाया नदीम साहब, हो गई थी। दोबारा बताइएगा, गवर्नर सिंध का मतलब क्या कहा आपने? मैंने कहा गवर्नर सिंह के हवाले से वो एमकेएम के कभी अहदेदार जब से गवर्नर बने हैं वो नहीं है, और दूसरे गुज़िश्ता चंद माह में ये बात हमारी तरफ से वाजे की जा चुकी है कि उनका एमकेएम से कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नर सिंध का एमकेएम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ क्योंकि अल्ताफ हुसैन खफा होकर बयानात दे देते थे, लेकिन वो आपके नुमाइंदे की हैसियत से उनको गवर्नर लगाया गया। जी बिल्कुल लगाया गया था, लेकिन पिछले दिनों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी एमकेएम की राब्ता कमेटी ने और मुंतखब अरकान ने, उसने वाज़ेह तौर पर कर दिया था कि जो ऑपरेशन के दौरान जो हमारे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उसको एड्रेस करने में नाकाम हो चुके हैं, और इस वक्त जबकि 9/0 पर छापा, एमकेएम के 4000 से ज़ायद कारकुनों की गिरफ्तारियाँ, मावराए अदालत कत्ल और जो कुछ दीगर वाक़यात हो रहे हैं उस पर वो अपना रोल चूँकि नहीं प्ले कर सके हैं। अच्छा, आपके शायद पास टीवी ऑन है नदीम नुसरत साहब, मुझे आवाज़ आपकी दोबारा आ रही है। टीवी शायद आपकी आवाज़ ऑन है, आवाज़ बंद कर दीजिएगा। शर्जील मेमन साहब, जब मीटिंग हो रही होती है एपेक्स कमेटी की, तो क्या गवर्नर सिंध उसमें एमक्यूएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने रखते हैं, उठाते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब काफ़ी बैलेंस्ड एक शख्स है और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। उनको माशाल्लाह 12 साल हो गए हैं, और इसमें काफ़ी मरतबा मुख्तलिफ औकात पर एमक्यूएम ने उनसे जो है वो इज़हार लाताल्लुक़ी इख्तियार की है, फिर सुलह भी हो जाती है। मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम में जो चंद जो अच्छे लोग हैं उनमें गवर्नर साहब का शुमार ज़रूर रहा है, तो एक अच्छे हैं और हमेशा पॉजिटिव उन्होंने सोच भी रखी है। और कभी भी हमने गवर्नर साहब को कोई ये चीज़ कभी नहीं सुनी है कि किसी के भी खिलाफ या कोई साजिश में वो रहे हों। तो अच्छे शख्स हैं, उसको एमक्यूएम को तो उनको मेरे ख्याल से अपने ग्रीवेंसेस गवर्नर साहब तक पहुंचाने चाहिए, और इस तरह डिसएसोसिएशन जो भी अभी तक ज़ाहिरी तौर पर है, लेकिन इससे मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर है कि वो अपने एक राइट प्लेटफॉर्म पर अपने ग्रीवेंसेस उनको पहुंचाने, अगर कोई है थ्रू गवर्नर साहब पहुंचाएं। अच्छा नदीम नुसरत साहब, आप क्योंकि इस वक्त दोनों लाइव ही हैं, तो आप बराह रास्त ही वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं वो बयान कर दें ताकि मैं शर्जील मेमन साहब से उसका रद्दमल भी ले लूँ। वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या जो आप चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और रेंजर्स एड्रेस कर लें, बजाय गवर्नर्स को या डीजी रेंजर्स को तकरीरों में ललकार के बुरा भला कहने के? उससे माहौल ख़राब हो जाता है, तनाव आ जाता है। आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करें, शर्जील साहब से कहते हैं उनको एड्रेस करें। जी नदीम नुसरत साहब शायद लाइन पे नहीं है। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, जी जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ हैं। जी जनरल मोइन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नदीम साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये फरमाइएगा कि कराची ऑपरेशन के हवाले से काफ़ी तनाव वाली कैफियत नज़र आती है कुछ बयानात के बाद अल्ताफ़ हुसैन के। आज पूरे पाकिस्तान में FIRs दर्ज की गई हैं इंसाइटमेंट टू वायलेंस के हवाले से। वो क्यों मामला तनाव की तरफ बढ़ जाते हैं जबकि मुतालबा इब्तदाई तौर पर MQM की जानिब से ही आया था? जी हाँ, ये पता नहीं ये जो अचानक क्यों सारी FIR दर्ज हो गई हैं और इनसे क्या हासिल होगा। बहुत सारे लोग, जिस तरह 19 FIR अंदरून सिंध
दर्ज कराई गई हैं। मेरे ख्याल से जिन लोगों से पूछेंगे तो उनको पता भी नहीं होगा कि क्या एग्जैक्टली स्पीच थी और क्या कानून तोड़ दिया गया। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लोगों ने पसंद नहीं किया कि फौज जो आजकल अपनी जान जोखिम में डालकर मुल्क में अमन कायम करने की कोशिश कर रही है, तो उनके लिए कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल की जाए, रिमार्क्स रहे रेंजर्स भी। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप खुद भी एक अहम पोजीशन पे सिंध में रहे, वो अरसा कलील ही हो, लेकिन इंटीरियर मिनिस्ट्री में भी आपने बड़ी अहम जिम्मेदारियां निभाई। क्या मुनासिब नहीं होता कि पब्लिकली एक दूसरे को ललकारने के बजाय एक मीटिंग के अंदर बैठ के गुफ्तगू करके ये मसाइल एड्रेस कर लिए जाए? बिल्कुल, वो तो होना चाहिए। और मेरे ख्याल में दरवाजे सबके खुले हुए हैं अफ़वाम और तफ़हीम के लिए। और समझने की बात है कि भाई एक जो टास्क हाथ में है कि अमन कायम करना है, और जो कुछ अमन को डिस्टर्ब कर रहा है उसके पीछे जाएंगे वो, तो किसी के पैर पे अगर पैर पड़ता है या ज़र्ब आती है तो जाहिर है कि उनको बैठ के अगर कोई ऐसी बात है जो उनको परेशान कर रही है तो वो कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए ऑपरेशन नहीं रोका जा सकता। अगर ख्याल करते तो कुछ लोग ऑपरेशन जो है उनके लोग पकड़ लिए जाते हैं, जो रेंजर्स कहते हैं टारगेट किलर हैं, वो कहते हैं हमारे वर्कर हैं। कुछ पार्टी, एक पार्टी को करप्शन के खिलाफ कहते हैं ये करप्शन को छोड़ दें, आप टेररिस्ट के पीछे भागते रहें, चाहे करप्शन होने दें, वो देखा जाएगा। तो ये अब दोनों चीजों के पीछे साथ साथ काम चल रहा है और मेरे ख्याल में ये रोल बैक नहीं होगा, ये आगे चलेगा इंशाल्लाह। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। नदीम नुसरत साहब, आप बताइए। वो कहते हैं तो चलेगा और टारगेट किलर्स को हिट करना है तो बेहतर तरीका है कि आपस में बात कर लें बजाय पब्लिकली एक दूसरे को चैलेंज करने के। नदीम मलिक साहब, यही तो हमारा मुतालबा रहा। आप अगर इस बात को एनालाइज करें कि इस ऑपरेशन के दौरान किसी और जमात के हवाले से आप उठा लें कि किसके हवाले से इस तरह मिडल ऑफ द नाइट प्रेस रिलीज जारी कराए गए हों, MKM के कारकुनों को गिरफ्तार करना, उसके बाद उनको टॉर्चर करना, उसके बाद उनसे मंसूब करदा बयान को बगैर किसी लीगल वेरिफिकेशन को, बगैर कोर्ट में पेश किए उन कारकुनों को, उनके हवाले से मंसूब करदा इल्ज़ामात को अगर कोर्ट में ट्राई किया जाता और प्रूफ किया जाता, हम उसको कभी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करते। लेकिन हो ये रहा है कि लोगों को गिरफ्तार करके उनसे बयानात मंसूब करके मीडिया पे लाए गए, जो डेथ रो पे थे उनके बयानात जो है वीडियो के जरिए लाए गए। अब ये कहा जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने फलां बात गलत कर दी, लेकिन ये प्रैक्टिस का आगाज उस वक्त हुआ जब मामला को खुद रेंजर्स की जानिब से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से मीडिया में लाया गया और एक्चुअल ट्रायल के बजाय MKM का मीडिया ट्रायल शुरू किया गया। जब MKM अपना हक के दिफा इस्तेमाल करते हुए जवाब में अगर इल्जामात लगा रही है या हकायक को बयान कर रही है तो उस पर एतराज क्यों है? ये प्रैक्टिस हमारी, क्या आपकी जानिब से कोशिश की गई कि कोई एक डेलीगेशन जाता, आप ही आ जाते और आके DG रेंजर से मुलाकात कर लेते? कोशिश की गई ऐसी? जी, हमारी तरफ से कभी दरवाजे मुज़ाकरात के, बातचीत के बंद नहीं हुए। यही हम शुरू से कहते आए कि देखें कौन गया मुलाकात के लिए, बताएंगे? कोई डेलीगेशन? डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जब तक गवर्नर सिंध से रवाबित थे उस वक्त उनके जरिए बातचीत रही, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की मीटिंग्स भी रही, लेकिन बातचीत भी होती रही, अश्योरेंसेस भी होती रही हैं, लेकिन प्रैक्टिसेस में तब्दीली नहीं आई है। हर चंद दिन बाद, हर चंद घंटे बाद एक बयान आ जाता है, इतने लोग पकड़े गए, सियासी जमात से ताल्लुक, फला पकड़ा गया, उसने फला एतराफ़ात किए। ये एतराफ़ात हुए तो इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है और कितनी जमातों की जानिब से ये बयानात मंसूब करके TV पर चलाए गए? और फिर चलें, आप सियासी जमातों को छोड़ दीजिए नदीम मलिक साहब, हम एक ऐसे वतन में रह रहे हैं जहाँ 50,000 लोग दहशतगर्दी का निशाना बने हैं, जहाँ मुल्क की अहम तंसीबात पर हमले हुए हैं। वहाँ ये जो वाक़यात हुए उनको किसी ने मास्टरमाइंड तो किया होगा, किसी ने फाइनेंस किया होगा, किसी ने एग्जीक्यूट किया होगा, लेकिन कोई चीज़ आज तक TV पर नहीं आई। सफूरा गोड का इल्ज़ाम MKM पर लगाने की कोशिश की गई, सामने आ गया कि कौन लोग कर रहे थे, उन कातिलों ने एतराफ़ कर लिए। किसने इल्ज़ाम लगाया था कि सफूरा गोट में MKM है? नाम लीजिए उसका, किसने कहा था ये? मैं एंकर्स पर्सन प्रोग्रामों में लगाया गया, डॉक्टर शाहिद मसूद का आप प्रोग्राम देख लीजिए, उन्होंने खुल के कहा कि ये सामने आ जाएंगे, ये कौन लोग थे। देखिए, आपने इस वक्त बात कर रहे हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, तो मैं मीडिया का तो रोल अभी बाद में दिफा करूंगा। पहले जिनका जिक्र हो रहा है वो है रेंजर्स और फौज। रेंजर्स और फौज ने, जो मुझे याद पड़ता है, नवाज शरीफ साहब जिस मीटिंग में गए थे वहाँ ब्रीफिंग हुई थी और वहाँ इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट की बात की गई थी कि जल्दी कुछ लोगों को पकड़ लेंगे। उसमें इशारा आपकी जानब नहीं था आया? जी, जितने आपके डॉक्टर फारूक सत्तार साहब उस मीटिंग में मौजूद थे और मुझे याद पड़ता है कि रशीद गोडेल साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे। जी, उसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मौजूद थे। वहाँ MKM का कोई तज़किरा किसी शख्स ने नहीं था किया।
नहीं, लेकिन जो मीडिया पे जो मुसलसल तासुर तो आ सर फिर रहा वो था, मीडिया वालों से पूछे ना। सारी फिंगर पॉइंटिंग एमक्यूएम अच्छा, शजील मेमन साहब से पूछते हैं। शजील मेमन साहब, क्या सफूरा गोट का इल्जाम आपने एमक्यूएम पे लगाया था? नहीं जी, बिल्कुल कतन नहीं। और मैं समझता हूं कि ये सिंध पुलिस का एक तारीखी कारनामा था कि सिर्फ चंद दिनों में ही असल उसके जो इन्वॉल्व कातिल थे उनको गिरफ्तार किया गया। और मैं ये चैलेंज करता हूं कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी अफसोसनाक बड़े सानियात या इस तरह के वाकयात हुए हैं, मुझे किसी एक सूबे में बताएं कि किसी बड़े केस को डिटेक्ट किया हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तारीफ करूंगा हमारी सिंध की पुलिस की कि जिन्होंने हमेशा जो भी बड़े बड़े केसेस हुए हैं उनको डिटेक्ट किया है। और ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी है सिंध पुलिस की अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको मैं कह सकता हूं कि हम 3 सूबों से कंपैरिजन में बेहतर कर। अच्छा, ये बताइए, जो 9-0 की रेड थी मेमन साहब, उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए वो मतलूब लोग थे या बिला वजह? कुछ उसमें मुझे पता चला कि इनोसेंट भी थे जिनको बाद में रिहा भी किया गया, तादाद बहुत ज़्यादा गिरफ्तार कर ली गई थी, लेकिन उसमें ऐसे लोग भी थे जो वांटेड थे। क्या ये बात दुरुस्त है? वो शबीर मुल्ला और वो कुछ और नाम, फरहान मुल्ला या क्या इस तरह के नाम आए थे? नजर करूं, देखिए 9-0 पे जो रेड लगा है उसमें जो लोगों को इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बाद रेंजर्स ने छोड़ा है, ज़ाहिर है वो इनोसेंट थे तभी छोड़ा है। लेकिन ये भी हकीकत है कि कुछ लोग उसमें वांटेड थे। वली खान बाबर के ही मर्डर केस का जो कन्विक्टेड शख्स था वो वहां क्या कर रहा था, या इस तरह के और दीगर लोग ऐसे थे कि जो कि मुख्तलिफ केसेस में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को वांटेड थे, को जो है रोक लिया गया और उनके ऊपर केस किए गए। बाकी जो लोग इनोसेंट थे उनको छोड़ दिया गया। एक ब्रेक ले लूं आप दोनों की इजाजत। इसके बाद मैं आप दोनों से चाहूंगा कि कोई हल तजवीज़ करे कि ये ऑपरेशन जो है, आप हम सब यहीं इसी पाकिस्तान के बासी हैं ना, यहीं रहना है, तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इसी तरीके से महफूज होगा कि इस वक्त जो अनवांटेड एलिमेंट है, जो जराइम में शामिल है, वो किसी भी जमात से इर्रिस्पेक्टिव, को जमात एमक्यूएम है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई है, कोई और है, जमात इस्लामी है, सुन्नी तहरीक है, उसको जाइए, हाथ डालिए और उसको पकड़ लीजिए। ब्रेक ले लें, आप दोनों से इस पर चाहूँगा राय दें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नदीम नुसरत साहब, ब्रेक हमने ली थी कि ये ऑपरेशन आगे बढ़ना चाहिए और कराची के लोगों को देर पा अमन नसीब होना चाहिए। हर दूसरे चौथे साल हमें इस ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसमें क्या तजावीज़ आपके जहन में है कि तनाव भी कम हो और मामला खुश उसलूबी से आगे बढ़ें, जो क्रिमिनल एलिमेंट है उसको चुन चुन के उसकी सफाई की जा सके? देखिए नदीम मलिक साहब, ये बात तो तय है कि सिर्फ कराची नहीं, पूरे मुल्क को अमन की ज़रूरत है और देर पा अमन की ज़रूरत है, जिसमें कबायली इलाके भी हैं, KPK भी है, जहाँ से 3000 से ज़्यादा डॉक्टर गुज़िश्ता 2 साल में जो है लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने की वजह से सुबह छोड़कर जा चुके हैं। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। बलूचिस्तान की सूरत हाल भी ख़राब है, पंजाब में भी क्राइम हो रहे हैं। इवन जिम्बाब्वे की टीम आई जब दौरे पर, तो उस वक्त भी वहाँ खुद कुछ धमाका हुआ। अब इग्नोर अगर किया जाए वो और बात है मीडिया में, सिर्फ कराची प्रॉब्लम नहीं है, पूरा मुल्क जो है वो इस मामला का शिकार है। कराची पे फोकस करें। बिल्कुल, हमारा तो अपना ये मुतालबा रहा है कि कराची और पूरा मुल्क वो क्राइम फ्री होना चाहिए, ताकि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, खुशहाली हो, रोजगारी हो। इसके साथ साथ देखिए नदीम मलिक साहब, जो बहुत अहम बात है जिसको सब इग्नोर कर रहे हैं, और वो ये बात है कि पूरी दुनिया में अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर को डील करना है तो उसकी वजूहात पे भी जाना होगा। आप कराची के मसले को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला समझ के डील नहीं कर सकते। आप उसको एक सोशल पर्सपेक्टिव में भी देखना होगा कि जब एक इतना बड़ा शहर है जिसकी आबादी 2 करोड़ से कहीं ज़्यादा है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे सेंसस नहीं हो रही। ये तो गवर्नेंस के इश्यूज हैं नदीम साहब, ये तो पुअर गवर्नेंस है ना, हमारी राइट प्रायोरिटीज़ नहीं है। जहाँ पैसे खर्चने चाहिए थे, मैंने ये पहले भी ऑन एयर कहा कि कराची के लोगों को बहुत सारे मसाइल में से एक मसला ये है कि गवर्नेंस का जो फोकस है वो हमारी हुकूमत का वो दुरुस्त नहीं है। 900 अरब में से 50 अरब कराची खर्च हो, 850 अरब का पता ही नहीं है कहाँ खर्च हो, तो लोगों में मसाइल तो सामने आएंगे। यहाँ ये बात दुरुस्त है, आपकी शिकायत सही है। अब एग्जैक्टली मेरा देखिए, इसीलिए कि बलूचिस्तान में बहुत अच्छी बात की गई पिछले दिनों लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से कि जब वहाँ ऑपरेशन किया जा रहा था तो वहाँ के लोगों को ये ऑप्शन भी दिया गया कि वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ज्वाइन करें, ताकि लोकल जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हों तो वो मामला को बेहतर तौर पे समझ सकेंगी, डील कर सकेंगी। लेकिन कराची के लोगों को ना पुलिस में लिया जाता है ना रेंजर्स में लिया जाता है। आप सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन तो क्रिएट करें, लोगों को कराची में प्रॉस्पेरिटी दें और उसमें स्टेक होल्डर बनाएं, लोगों को जॉब दें, पुलिस में लें, रेंजर्स में लें।
एम्पावर करें कराची को कि वो वज़ीर आला सिंध से उनको बैगिंग ना करनी पड़े, छोटे छोटे मसलों के लिए पीएम से बैगिंग ना करने पड़े। आप लोकल बॉडीज का एक पावरफुल, वैसे एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, लास्ट सेकंड्स है मेरे पास सिर्फ, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल आप ये चाहेंगे कि बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से कराची ऑपरेशन आगे बढ़े और कराची के लोगों को अमन नसीब हो? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, उसमें किसी एक जमात को टारगेट ना किए जाए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में तमाम जमातों का तस्करा था कि उनके मिलिटेंट विंग हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो। जिन जमातों का तस्करा था, लोगों को पकड़ा जाए, फेयर ट्रायल हो, टॉर्चर ना किए जाए, एक्स्ट्रा जुडिशली कत्ल ना किया जाए और किसी एक जमात को जबरदस्ती दीवार से ना लगाया जाए। और वो जमात जिसके पास लाखों लोगों, ये अच्छी बात है नदीम साहब, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये बात आपने अच्छी की कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में 5 जमातों का तस्करा था, सबके मिलिटेंट विंग जो हैं उनको निशाना बनाया जाए। ये अच्छी तजवीज़ है। मेरे ख्याल में MQM को इसको और वोकली प्रमोट करना चाहिए, बजाय ये कि तनाव को बरकरार रखें, तनाव में कमी लाएं और कहें कि ऑपरेशन को आगे बढ़ाइए, हम मदद करेंगे आपकी। सबको हिट करो, ट्रांसपेरेंटली हिट करो और क्रिमिनल एलिमेंट्स का पाकिस्तानी सरजमीन से खात्मा करें। नदीम नुसरत साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।